नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन में उनकी न्यासधारिता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि वे असमानता के विरोध में थे। वे पूंजीवादी प्रणाली से विरोध रखते थे तथा वे ये चाहते थे कि अहिंसात्मक ढंग से समाजवादी प्रणाली को अपनाया जाए। इसी कड़ी में उनके न्यासधारिता के ये सिद्धांत हम आगे पढ़ते हैं। न्यास का सिद्धांत अर्थात ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति को यह मान लेने पर बताता है कि वह स्वयं एक ट्रस्टी है, अर्थात ये जो कुछ उसके पास में है उसका वह एकमात्र ट्रस्टी है, मालिक नहीं। इस प्रकार से मालिकाना हक और अपने आप को ट्रस्टी समझना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए गांधी जी ने न्यासधारिता के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मानवीय विकास के लिए निजी पूंजी आवश्यक बिल्कुल नहीं है। इसे वे खुद समाप्त करने के पक्ष में थे, परंतु वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि निकट भविष्य में यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि समस्त निजी पूंजी एक ट्रस्ट के रूप में रखी जानी चाहिए और पूंजीपति को स्वयं यह समझना चाहिए कि वह संपत्ति जो कुछ उसके पास में है वह निजी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि समस्त समाज के लाभ के लिए है। इस संपत्ति में से न्यासधारी को केवल उतना ही लेने का अधिकार है जितना कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और एक सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो दूसरे लाखों लोगों के जीवन से अच्छा नहीं होगा। गांधी जी का विश्वास था कि यदि अधिकांश पूंजीपति इस न्यासधारिता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों में आय की यह जो असमानता देखने को मिल रही है वह समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे वर्ग विहीन आर्थिक व्यवस्था के लिए एक उचित वातावरण निर्मित हो जाएगा। यह मार्क्स के वर्ग विहीन समाज से भिन्न था। जहाँ तक न्यासधारी के स्वयं के पारिश्रमिक का प्रश्न है, गांधी जी इस पक्ष में थे कि वह कुछ अधिक पाने का अधिकारी तो है, पर इस अधिक की क्या मात्रा हो यह निश्चित कर देनी चाहिए। जहाँ न्यास की संपत्ति का प्रश्न है, गांधी जी का विचार था कि यह पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी की क्षमता पर निर्भर होना चाहिए। न्यासधारी की यह अधिकार होना चाहिए कि वह उत्तराधिकारी का नाम सुझा सके, परंतु इसके निर्णय का अंतिम अधिकार उसे नहीं बल्कि सरकार को होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस प्रश्न का निर्णय मूल न्यासधारी एवं सरकार को मिलकर करना चाहिए। इस व्यवस्था में सरकार और व्यक्ति दोनों पर नियंत्रण रहेगा। वे चाहते थे कि न्यासधारिता के इस सिद्धांत को लागू करने में लोकमत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। लोगों को इस प्रकार अहिंसा के आधार पर जागरूक और संगठित हो जाना चाहिए ताकि कोई भी न्यासधारी लोकमत के विरुद्ध न जा सके।
लोगों को असहयोग रूपी अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने स्वयं ने असहयोग आंदोलन के रूप में किया था। अपने न्यासधारिता के सिद्धांत के आधार पर गांधी जी अहिंसा के आधार पर धनी व्यक्तियों में हृदय परिवर्तन करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि गरीबों का शोषण केवल कुछ पूंजीपतियों को नष्ट करने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि गरीबों की स्वयं की अज्ञानता दूर करके उन्हें अपने शोषकों के साथ में असहयोग करने की शिक्षा देकर ही दूर किया जा सकता है। इस प्रकार महात्मा गांधी के न्यासधारिता के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वे इसके द्वारा पूंजीवादी समाज को अहिंसक तरीकों से समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज में परिवर्तित करने के पक्षधर थे। दूसरी ओर इसमें वे व्यक्तिगत संपत्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। पूंजीपतियों को वे साधनों के स्वामी नहीं, मालिक नहीं, बल्कि न्यासधारी बनाकर केवल उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतना ही धन देने के पक्ष में है जितना कि समाज उनके लिए आवश्यकता समझता है। इससे धन का स्वामित्व एवं उसके हस्तांतरण पर नियंत्रण किया जा सकता है। गांधी जी का ये न्यासधारिता का तर्क इस बात पर आधारित है कि वे स्वयं कहते हैं, यद्यपि लखपति लोग अपने पास संपत्ति रख सकेंगे, परंतु वे इसे एक न्यास की तरह रखेंगे जिसका उद्देश्य सार्वजनिक लाभ होगा, और यदि सामान्य उपयोग की आवश्यकता हुई तो इस धन को सरकार द्वारा लिया भी जा सकता है। इस प्रकार न्यासधारिता के सिद्धांत के आधार पर एक प्रकार की आर्थिक समानता स्थापित हो सकेगी। इस संबंध में अनेक शंकाएं उठाई गईं, परंतु गांधी जी का विचार था कि मेरे इस सिद्धांत की कटु आलोचना के बावजूद भी मैं अपने न्यासधारिता के इस सिद्धांत पर दृढ़ हूँ। यह सत्य है कि इसे प्राप्त करना कठिन है। अंत में उन्होंने समानता लाने के लिए कानून का समर्थन भी किया और इसी संदर्भ में उन्होंने हाई प्रोग्रेसिव टैक्स, अत्यधिक आरोही कर का समर्थन भी किया। गांधी इसी कानूनी स्वामित्व और नैतिक स्वामित्व में अंतर करते हैं। वे मानते हैं कि कानूनी रूप से तो संपदा मालिक के पास होती है, लेकिन वह नैतिक रूप से पूरे समाज की होती है, और इसी अर्थ में किसान और श्रमिक भी नैतिक रूप से संपदा के मालिक होते हैं। इसलिए वे हमेशा न्यासधारिता के सिद्धांत में पूंजीपतियों और श्रमिकों के सम्मिलित अधिकार की ही बात करते हैं। यदि हम गांधी जी के इस विचार को अवधारणा और उसके क्रियान्वयन के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि गांधी जी के सारे सिद्धांत समयबद्ध हैं और सार्वकालिक नहीं हैं, लेकिन यह सिद्धांत जो न्यासिता का सिद्धांत है वह जब तक पूंजीपति अपने उपयोग में
अतिरिक्त धन का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से नहीं करते, तब तक यह सिद्धांत बना ही रहेगा और बना रहना चाहिए। गांधी जी ने संरक्षणता या न्यासिता के इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए गीता और बाइबल के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके अनुसार संरक्षणता या न्यासिता मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था की पूर्ण समतावादी समाज व्यवस्था को बदलने का विकल्प प्रस्तुत करती है और यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आमदनी की सीमा भी तय होनी चाहिए। धन के उपयोग और उसके कानूनी नियंत्रण का भी वे पक्ष लेते हैं। यह न्यासिता का सिद्धांत राज्य नियंत्रित करने का उनका पक्ष है और वे चाहते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का तरीका व परिमाण सामाजिक ज़रूरतों के आधार पर तय हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर अनेक विचारकों के मत भिन्न भिन्न पाए गए, किंतु यदि हम नैतिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो न्यासिता का यह सिद्धांत अहिंसात्मक रूप से समाज में समानता लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। धन्यवाद।